Let us continue second lecture of this topic spectroscopy. We will deal with UV visible spectroscopy. We will study in introduction of UV visible spectroscopy, Beer-Lambert absorption law, theory of UV visible spectroscopy, types of electronic transition, allowed and forbidden transitions, chromophore and oxochrome. Before starting this, we have to remember the previous lecture, that what is spectroscopy, why we have paid such a time on basics. So, spectroscopy, remember always, this is the interaction of electromagnetic radiation with matter, and why we have to study spectroscopy, for determining or for study of structural properties of matter. ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों। अब उसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन कराते हैं, किससे कराएंगे, मैटर से, जो फोटॉन्स या तो एब्जॉर्ब होंगे या इमिट होंगे, उस बेसिस पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। वेरियस रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डिफरेंट एनर्जीज, सो वी हैव टू यूटिलाइज दोज एनर्जीज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि एक जैसे यूवी विजिबल की एनर्जी इतनी है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकती है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ले रहे हैं। फिर उसके बाद में जो माइक्रोवेव है वो केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल को चेंज कर पा रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर की एनर्जी है जो कि वाइब्रेशनल लेवल के मॉलिक्यूल के चेंज कर पा रही है। एंड नेवर फॉरगेट वन मोर थिंग, दैट इज क्वांटाइजेशन, यानी कि ये सब के सब क्वांटाइज्ड हैं, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ही एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा। एनर्जी लेवल इन मैटर इज क्वांटाइज्ड as well as energy of photon is also quantized. Let us continue. UV visible और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इंटरेक्शन ऑफ UV विजिबल लाइट विद EM मैटर। रेंज हम लोग हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेसिफिकली पढ़ लेंगे। भाई UV रीजन जो है इसका वेवलेंथ दैट इज लैम्डा वो 15 to 400 नैनोमीटर है। इट विल मे बी डिवाइडेड इन टू सब रीजन्स, फार और वैक्यूम UV एंड नियर UV। जो फार या वैक्यूम UV है वो 15 to 200 नैनोमीटर की रेंज है। इसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली, ये हम लोगों ने एक जनरल अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर रखा है कि ये 1907 to 143 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, इसको हम लोग वैक्यूम UV क्यों बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूम UV बिकॉज O2 एब्जॉर्ब्स इन दिस रीजन। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कोई भी स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमको जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको सैंपल को रखेंगे। सैंपल को रखेंगे तो अभी हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन फ्री नहीं करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि मान लीजिए हम इस पे फार UV रीजन यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू इवैक्यूएट ऑक्सीजन। ऑल ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए, वरना ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब किया या फिर कंपाउंड ने आपके एब्जॉर्ब किया, ये बात पता नहीं चल पाएगी। दैट्स वाई दिस फार और वैक्यूम UV रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन जनरल केस। ओके, द नेक्स्ट इज नियर और वर्किंग UV। हमने इसको साफ साफ लिख लिया, क्या, वर्किंग UV, क्योंकि जनरली हम इसी में वर्क करते हैं। हम लोग जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको ऑक्सीजन फ्री नहीं करने जाते, अपनी सैंपल ट्यूब को ऑक्सीजन फ्री नहीं करने जाते। इसकी वेवलेंथ जो है वो 200 to 400 नैनोमीटर है। इसकी एनर्जी 143 to 71.5 किलो कैलोरी पर मोल है। विजिबल रीजन आपको पता है 400 to 800 नैनोमीटर होती है और इसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेट 71.5 to 35.7 किलो कैलोरी पर मोल है। अब इसमें सवाल ये है कि हम लोग फार UV को तो लीव आउट कर दे, नियर UV और विजिबल रीजन की एनर्जी इतनी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकती है, कहाँ, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सो अब आप जो बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट हो रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि मैटर जो हम लोगों ने बेसिक आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया है, फीड इन योर माइंड, दैट विल बी ऑलवेज सेम। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में
हम लोग क्या काम करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से यहाँ से लाइट दिया और उसको सैंपल पे पास किया, सैंपल से पास करने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट और इनको जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन लॉज, इसमें बियर्ट लैम्बर्ट लॉ आपको पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग लाइट पास करेंगे देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, और उसको मैंने बताया कि उसी की इंटेंसिटी को हम लोग प्लॉट करते हैं टू गेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ में आपके पास मैंने कंबाइंड बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन with thickness of absorbing medium is directly proportional to intensity of incident light, radiation as well as concentration of solution. And the final formula is log I naught by I, this is equal to epsilon C x, where this eta max molar extension coefficient इसको बोलेंगे, and A is absorbance. एब्जॉर्बेंस मैंने बताया क्या है, लॉग आई नॉट अपॉन आई। ऑलवेज रिमेंबर कि जो यहाँ पर आपके पास ये मोनोक्रोमेटर था इसको हम लोग सैंपल में पास किए हैं, एस सैंपल में पास किए, जो यहाँ से लाइट निकल के आई वो आई है, और जो मोनोक्रोमेटर के पास ये वाली लाइट गई है वो कौन सी है, आई नॉट है। तो एब्जॉर्बेंस जो हुआ वो क्या हुआ, लॉग आई नॉट बाई आई, it means minus log I upon I naught, you can say minus log T. What is T? Transmittance. ठीक है, तो इनका ये है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में कि जो डिपेंडेंस है वो किस पर है, जो डिपेंडेंस है वो किस पर है, पहली चीज़ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, यानी कि जो कंसंट्रेशन के साथ आपने ज़्यादा थिक मीडियम है, ट्यूब बड़ी है, या फिर क्या है, थिकनेस इज लेस, इसको हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे फर्दर। सो फार्मूला आपके पास है एब्जॉर्बेंस के लिए। नेक्स्ट इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, AKTU सिलेबस में भी और कहीं भी बेसिक्स पढ़ना हुआ। सपोज वी हैव गिवन ए प्रॉब्लम दैट सॉल्यूशन concentration is 2.5 into 10 raised power minus 4 molar, sample tube of 1 centimeter length, this x what we have studied 1 centimeter, this is 1 centimeter, and absorbance A has been given lambda max, calculate eta max. Now this can be determined by our previous formula that A upon C into x. नाउ व्हाट इज द टेक्निक, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो किस फॉर्म में है, वो मोलरिटी के फॉर्म में है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, अदरवाइज आपके पास सिंपल फार्मूला है, यू कैन डू। क्या है इसमें कि ये 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मोलर मीन्स मोल पर लीटर, एंड दिस थिकनेस इज इन सेंटीमीटर। जो थिकनेस है वो आपका किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये मोलर मीन्स मोल पर लीटर है। तो अभी आपको क्या करना है, यूनिट्स जो है वो सेम करनी है, आपने इसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब कर लिया, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलवेज वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बस ये पॉइंट है जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। सो कन्वर्ट दिस कंसंट्रेशन फ्रॉम मोल पर लीटर दैट इज मोलरिटी टू मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी कैन कैलकुलेट सिंपली दैट एब्जॉर्बेंस you can eta max you can say 4.68 into 10 to the power 6। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी। दूसरी प्रॉब्लम हमने आपको कर दिया कि a substance in a solution that concentration has been given transmits only 50% of certain light or beam। 50% certain light मतलब ट्रांसमिटेंस आपका 50% है। if the length of cuvette is 2 centimeter, what is the extension coefficient? We have to determine extension coefficient, but what has been given, only 50% of the certain light beam
ये ट्रांसमिटेंस इसका 50% है, तो आपके पास आपको क्या निकालना है, आपको निकाल लेना है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस निकालने के बाद आपके पास बिल्कुल ही सिंपल सा फार्मूला दैट मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू A upon C into X, we can determine. Again remind that thing in every type of problem in Beer-Lambert law means concentration को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। Now the theory of UV visible spectroscopy, when a molecule absorbs UV visible radiation, the electrons get promoted from ground state to higher energy state. Since electronic energy levels are quantized, only photons of specific energy get absorbed, generating absorption bands or peaks. ये बात मैंने आपको जो बेसिक्स में हम लोगों ने सीखा है, तो उससे क्या है कि लेसन बिल्कुल ईजी हो जाएगा इन कमिंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन दिस द मैटर इज सेम। एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड, यहाँ पे हम कौन से एनर्जी लेवल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दैट इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज क्वांटाइज्ड and UV visible region, photon of UV visible region when fall on the matter, then it can excite electrons to higher energy level like this, like this. So, higher energy level. Now, you can plot, आप क्या plot कर सकते हैं, plot कर सकते हैं wavelength of absorbed radiation versus intensity of absorption in terms of absorbance, that is A. Clear? सो एक प्लॉट मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी लाइट की थी और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ ए डिप. ओके, सो वी कैन प्लॉट दिस एंड दिस विल गिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम. ए पीक ऑफ यूवी विजिबल spectroscopy is characterized by lambda max and this eta max values. Now, जो आपने देखा ये एब्जॉर्प्शन है, मैंने इसको डाउनवर्ड्स किया, आपको रिकॉर्डर क्या काम करेगा, इसको सिंपली इसको जो है वो अपवर्ड हो सकती है, मीन्स नो नीड टू वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट, व्हाट लैम्डा मैक्स, अगेन व्हाट लैम्डा मैक्स मीन्स एट विच वेवलेंथ इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, यानी पीक किस वेवलेंथ पे आ रही है. एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये बताएगा पीक की इंटेंसिटी क्या है, यानी द फर्स्ट इज एट विच वेवलेंथ पीक हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड द सेकंड इज व्हाट इज इंटेंसिटी. सपोज दिस eta max value has been increased, then intensity will be higher. Theory of UV visible spectroscopy continued. There are various possible electronic transitions depending on the nature of molecule, hence various peaks are obtained. Since electronic energy levels are associated with vibrational and rotational energy levels, a lot of superimposed transitions accompanying vibrational and rotational absorption within the same electronic transition result in the formation of broad band rather than sharp peak. We have discussed it already that molecular spectra will be a band spectra. Oftentimes it is observed that the bands get submerged under some more intense or broader band, hence all the expected bands may not be observed. कई बार पॉसिबल है कि जो हम एक्साइटेशन मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो एक से ज़्यादा एक ही प्लेस पे आ रहे हैं, तो सारे कैलकुलेटेड बैंड्स, सारे कैलकुलेटेड पीक्स पॉसिबल नहीं है, हो सकता है दे हैव बीन मर्ज्ड. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. Which type of electronic transitions are possible? As we have stated earlier, this depends on type of molecule. Molecule किस तरह से है, molecules में suppose आपके पास CCC ये bonds है, तो it contains only sigma bonds. You may apply the molecular orbital theory. Molecular orbital theory क्या, sigma bonding and sigma anti bonding. It means this way, sigma bonding and sigma anti bonding, and we know that sigma is the strong bond, तो इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है. सपोज यू आर हैविंग एन एल्कोहल लाइक दिस
OH. This OH oxygen contains non bonding or n electrons, sorry n electrons हुए. तो यहाँ पर these n यानी non bonding electrons may also get excited to sigma antibonding. Always remember this, all these possible transitions will depend on structure of molecule. Suppose this alcohol, most probable case is N2 sigma antibonding. If this is also not present, simply we have seen this CH3 single bond CH3, it means only sigma bond, then the only possible transition is sigma bonding to antibonding. Again, after that molecule may contain pi bond, and that is the most significant thing for us. So, molecule if contains pi bond like this CH2 double bond CH2. So, pi bonding and anti-bonding energy levels means this and this type of transition is also possible, that is pi star or pi bonding to anti-bonding, star represents anti-bonding. Suppose molecule contains pi bond as well as non-bonding electron like this, then in that case n pi is also possible like this, or you can say another thing, you can have some more structures like this C double bond O, lone pair and pi bond also. So, depending on structure, the various energy levels, that is sigma bonding, sigma anti bonding, pi anti bonding and n, that is non bonding molecular energy levels are present. So, excitation is possible from sigma bonding to sigma anti bonding, or pi bonding to pi anti bonding, or n to sigma or n to pi anti bonding. So, order of energy for these is maximum energy will be required for sigma star, means sigma bonding to anti bonding, then it will be for n sigma star n sigma star means non bonding to this sigma anti bonding, and then energy will be pi anti bonding and then n pi anti bonding. This is the order of energy. Remember, suppose we have to interact with UV radiation with molecule. So, we have to determine the intensity wavelength of the electromagnetic radiation कि कौन सी wavelength हमें कितनी एनर्जी की approximate लगानी है. अगर हाई एनर्जी की wavelength आप देंगे तब भी sigma स्टार excitation possible है, otherwise नहीं होगा. So, these are the various types of electronic transitions. We have discussed this, that sigma star transition in compound with only sigma bond, we have already discussed. pi स्टार जिसमें कि क्या है, केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी एल्कीन और एल्काइन हो. एन सिग्मा ट्रांजिशंस मैंने आपको बताया, जैसे कंपाउंड आपने कहा कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया, एन पाई, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास एन भी है और पाई भी है, और एन सिग्मा स्टार सपोज मैंने आपको बताया था CH2OH, इस तरह से, यानी कि सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ में क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है. ठीक है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस विल डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. वी हैव गिवन जस्ट ओनली सैंपल, और बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं. जैसे अगर हमने लिख दिया CH3 CH2 NH2 एमीन, सो मोस्ट प्रोबेबल केस वो क्या है कि नाइट्रोजन हैज लोन पेयर. सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर इसके अलावा बाकी कुछ और नहीं है, तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. सो दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं. फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज एन सिग्मा स्टार, यानी एन से कहाँ जा रहा है, सिग्मा स्टार पे जा रहा है, और दूसरा ये वाला पॉसिबल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नो पाई बॉन्ड नो पाई ट्रांजिशन. क्लियर. तो ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे सारी चीज़ें
डिपेंड करेंगी। इसमें से किसकी एनर्जी कम लगेगी भाई? सो ऑब्वियस सी बात है, वी कैन कंपेयर विद द एनर्जी गिवन n सिग्मा स्टार, इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी जो है इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी और सिग्मा सिग्मा स्टार में रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स मे डिटरमिन डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द अलाउड and forbidden transitions. This is very important thing, that which type of transition will be called as allowed and which type of transition will be called as forbidden. By forbidden का मतलब ये है कि वो routinely नहीं हो रहा है, routinely नहीं हो रहा है। उसमें क्या है कि ऐसे बैंड्स उनकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी उनका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिग्मा bonding to anti bonding transitions with retention of spin give intense peak and called as allowed transition, and their molar extension coefficient is greater than 10 raised power 4, they will be called as allowed. And other retention of spin, ये भी आपके लिए एक समझने का पॉइंट है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इनकी स्पिन्स कैसी हैं? अपोजिट है। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये अपवर्ड स्पिन में था तो मोस्ट प्रोबेबल केस क्या हुआ? हायर एनर्जी लेवल में भी ये अपवर्ड स्पिन में गया, मींस उसकी स्पिन रिटेंशन हुआ, स्पिन उसकी वही मेंटेन रही। ये मोस्ट प्रोबेबल केस है और ये अलाउड कहा जाएगा। इसकी एनर्जी जो है वो इसका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो 10 रेज़्ड पावर 4 से भी ज़्यादा होगा, मींस अलाउड। और अगर स्पिन चेंज हुई, यानी कि ये केस थोड़ा सा लोअर हुआ कि यहाँ डाउनवर्ड स्पिन था और यहाँ पहुँच के अपवर्ड हो जाए, सो सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन। यानी कि ये पीक जो है वो रूटीन पीक के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल आएगी। So, this is forbidden and this is allowed transition. So, we have to note this. How we can make a variation, that is molar extension coefficient greater than 10 raised power 4, ये हो जाएगा allowed, और अगर less than 10 raised power 4 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? forbidden. The most probable transition, ये तो मैंने स्पिन की बात की कि स्पिन क्या हुआ। अगर आपके पास आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, यूनिट 1 में जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ें तो उसमें से आप ये समझ सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन है दैट विल बी फ्रॉम होमो टू लूमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। वी कैन सी अगेन दिस थिंग्स, होमो टू लूमो। सपोज आपके पास ये सिग्मा बॉन्डिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर उसके बाद में n है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन था, तो इस समय ये हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हुआ, यानी कि ये क्या हुआ? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है लूमो, मीन्स इसके ऊपर कोई भी ऑर्बिटल है, इससे नहीं मतलब है। जो मोस्ट प्रोबेबल केस है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से कहाँ जाएगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्हीं बेसिस पे बैंड्स का कुछ स्पेसिफिक नेम्स आ जाते हैं जिनको हमें आपको देख लेना है। मान लीजिए डबल बॉन्ड पाई पाई ट्रांजिशन का है, उनको हम लोग एल्कीन्स का है तो उन्हें के बैंड बोल देंगे। बेंजीन्स के कुछ स्पेसिफिक बैंड्स आए, ये भी ड्यू टू पाई पाई ट्रांजिशन है, इनको हम लोग बेंजीनॉइड यानी बी बैंड्स बोल देते हैं। सम एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो हुआ ये इनको हम लोग आर बैंड बोल दिए। सो ये बैंड्स के कुछ नेम हैं और पीक के करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। यहाँ से आपका जो एब्जॉर्प्शन है ये रीजन शुरू हुआ। क्रोमोफोर क्या है और ऑक्सोक्रोम क्या है? एक कोवैलेंटली, क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो इनिशियली हम लोग क्रोमा मीन्स क्या मानते थे? क्रोमा मीन्स क्या हुआ? कलर, मतलब कलर सॉरी कलर जनरेट करने वाला। तो इनिशियली ये मानते थे ऐसा एब्जॉर्प्शन जहाँ पे मान लीजिए कि उसमें कलर आया। लेकिन अभी क्या है कि जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट इज़ कोवैलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप
that shows characteristic absorption in UV or visible region no matter it is giving color or not। UV या visible region में जो absorption शो कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, क्रोमाफोर। ठीक है। नाउ these may be showing pi pi और n pi transitions। इस रीजन में सिग्मा सिग्मा स्टार जनरली नहीं आने वाले होते हैं। ठीक है। तो जो इनिशियल इसका टर्म लिया गया था वो कलर जनरेटर से लिया गया था, क्रोमोफोर मीन्स कलर जनरेटर, लेकिन अभी हमारी डेफिनेशन क्या है कि वो यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रोमोफोर। नेक्स्ट इज ऑक्सोक्रोम। These are the groups whose presence bring about shift in absorption band towards longer wavelength। अब longer wavelength आपको UV then visible और visible में you have to remember these 7 colors that is V I B G Y O R। इधर चलने पे लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और लॉन्गर वेवलेंथ की ओर बढ़ने का मतलब हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, रेड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने क्रोमोफोर की डेफिनेशन बिगिनिंग में कलर एनहांसर था, फिर क्यों चेंज किया, क्योंकि सपोज वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन उस पर हमने ऐसा ग्रुप लगाया जिससे कि वो उसका एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हुआ, किसमें, विजिबल रीजन में शिफ्ट हो गया, और विजिबल रीजन में शिफ्ट हो गया तो वो कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स, दैट इज क्रोमोफोर जो कि यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करें, और ऑक्सोक्रोम्स जो कि क्या काम करें, हुज प्रेजेंस ब्रिंग्स अबाउट शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं, रेड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसको आगे हम चल के एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट में भी पढ़ेंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। सम ऑफ द कॉमन अनकॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स, कॉमन अनकॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स वो कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे एल्कीन हुआ, एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांजिशन है वो क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। ये इसका लैम्डा मैक्स आता है किस पे, 171 नैनोमीटर, और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वो 15530 के हुआ अप्रॉक्स। ये रेंज अल्काइन का आपका 150 नैनोमीटर का रेंज हुआ। सी डबल बॉन्ड ओ में दो टाइप के पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, दैट इज एन पाई एंटी बॉन्डिंग जो कि 160 नैनोमीटर, और पाई जो कि 180 नैनोमीटर की रेंज में है। ठीक है। इनका ये हो गया। अभी आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी कलर वाली रीजन यानी यूवी रीजन में हो सकते हैं, विजिबल रीजन में नहीं है। CONH2 इसका 178, C डबल बॉन्ड N इसका जो N पाई ट्रांजिशन है वो 190 है, और C ट्रिपल बॉन्ड N इसका जो है वो कितना है, पाई ये 167 के अप्रॉक्स है। ठीक है। तो ये दीज आर द सम क्रोमोफोर्स जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि अगर जिन क्रोमोफोर्स पे हम ऑक्सोक्रोम्स लगाते हैं या कंजुगेशन में डबल बॉन्ड लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू।